हमेशा मोदी सरकार की आलोचना करने वाले राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे विपक्षी नेताओं के लिए बुरी खबर आई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत की विदेशी कूटनीति गड्ढे में चली गई है। कांग्रेस लगातार भाजपा की केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर हमलावर है कि केंद्र सरकार के पास विदेश में हमारी नीति क्या हो सकती है, इसके लिए कोई दूरदर्शिता नहीं है। लेकिन अब विदेशी मीडिया संस्थान दक्षिण एशिया और विश्व में भारत की बढ़ती हुई ताकत को सराह रही है। अब विदेशी मीडिया भी भाजपा की मुरीद हो गई है। आखिर क्या हुआ बताते हैं आपको। विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की बढ़ती हुई शक्ति की जमकर तारीफ हो रही है। जापान की एक मीडिया कंपनी ने दावा किया है कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है। साथ ही भारत दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाला है। इस रिपोर्ट में चीन और अमेरिका के बारे में भी बात की गई है। जापानी मीडिया कंपनी के प्रधान संपादक शिगेजा बुरो ओकुमुरा ने अपने एक लेख में कहा है कि 2023 को भारत के दुनिया के तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि एक साल पहले मैंने 2022 के लिए अपने पूर्वानुमान में शी जिनपिंग की बढ़ती हुई ताकत और जो बाइडेन के कमजोर नेतृत्व की भविष्यवाणी की थी। मैं लगभग सही ही था, लेकिन वास्तविकता मेरी अपेक्षा से थोड़ी अलग निकली। उन्होंने कहा शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया, लेकिन नवंबर में जारी व्हाइट पेपर के विरोध के बाद उनकी जीरो कोविड नीति को अचानक हटाने के फैसले से पता चला कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। उनकी विश्वसनीयता और गरिमा को नुकसान पहुंचा है। वो आगे लिखते हैं कि इसी तरह 2023 की शुरुआत में जो बाइडेन की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी मैं भविष्यवाणी करता हूं। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि सभा में अपना बहुमत खोने के बावजूद नवंबर के चुनाव में अमेरिकी सीनेट पर अपने नियंत्रण पर विस्तार किया। कांग्रेस और गांधी परिवार को अब ये समझने की जरूरत है कि ये 1962 का भारत नहीं है। अब भारत कूटनीति से लेकर राजनीतिक तौर पर किसी भी देश को जवाब देने में सक्षम है। महाराष्ट्र की राजनीति में गहमा गहमी मची हुई है। जहां एक तरफ शिवसेना उद्धव गुट को लगातार झटके पर झटका लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट भी अपने हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति पर काबिज रहने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा। उद्धव गुट के नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। संजय राउत के बाद अब उद्धव ठाकरे के एक और करीबी नेता पर गाज गिरी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल परब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने परब की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनिल परब के खिलाफ दापोली के साई रिजॉर्ट मामले में ये कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्ति साई रिजॉर्ट से संबंधित बताई जा रही है। ईडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 करोड़ 20 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि दापोली के साई रिजॉर्ट को अवैध घोषित किया गया है। रत्नागिरी के दापोली में स्थित शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब का कथित रूप से अवैध रिसोर्ट तोड़े जाने का दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया था कि अनिल परब का रिसोर्ट टूटना निश्चित है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा नेता सोमैया ने दावा किया था कि दापोली में ठाकरे सरकार में मंत्री अनिल परब द्वारा बनाया गया रिसोर्ट अवैध है। ईडी ने भी इसे माना है। सोमैया ने लोकायुक्त के पास रिसोर्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल लोकायुक्त रिसोर्ट की जांच कर रहा है। आपको बता दें कि 57 वर्षीय अनिल परब महाराष्ट्र में परिवहन और संसदीय मामलों में मंत्री रहे हैं। उनके पास ये कार्यभार साल 2019 से 2022 तक रहा। सूबे में तब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना की सरकार थी। परब खुद को सच्चा शिवसैनिक बताते हैं। एक बीजेपी नेता के आरोपों पर परब ने ये कहा था कि मैं एक सच्चा शिवसैनिक हूँ। मैं हमारे पार्टी के भगवान बाला साहेब ठाकरे और मेरी दोनों बेटियों की कसम खा चुका हूँ। तो ये पूरी कहानी महाराष्ट्र की सियासत की है। शिंदे सरकार बनने के बाद उद्धव गुट के नेता की पोल खुल रही है और भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। दिल्ली की राजनीति बिल्कुल स्थिर नहीं है और वहां के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की स्थिति भी ज्यादा सही नहीं है। आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं। फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में दिल्ली सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है। लेकिन केजरीवाल फ्री की स्कीमें लागू करते ही चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड दिवालिया होने की कगार पर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की नाकामी से दिल्ली जल बोर्ड दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपराज्यपाल से दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके पास वित्त विभाग भी है।
आम आदमी पार्टी के विधायकों का आरोप है कि विकास कार्य के लिए वित्त विभाग जल बोर्ड को धन नहीं दे रहा है। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से दिल्ली में पाइपलाइन और सीवर लाइन बिछाने का काम बंद है, यमुना सफाई का काम भी ठप है, जल बोर्ड के कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है। साथ ही बिधूड़ी ने यह भी कहा कि बोर्ड के अधिकारी और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। बोर्ड 58,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। कई बार पत्र लिखने के बाद भी वर्ष 2016 से आज तक जल बोर्ड के खातों की कैग से जांच नहीं कराई गई है, क्योंकि इससे घोटाले सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों को निःशुल्क पेयजल देने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों के घरों में भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल भेजना एक घोटाला है। जल बोर्ड के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। 2 महीने पहले तक शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं को 20 से 25,000 रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चौतरफा घिर चुके हैं। शराब घोटाला और शिक्षा घोटाला के बाद सिसोदिया अब दिल्ली जल बोर्ड को लेकर नए विवाद में घिर गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को भी जोड़कर रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पार्टी हर राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को साथ लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ने चले हैं। पता नहीं राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को जोड़ने में दिलचस्पी क्यों नहीं है। वहीं इस यात्रा से और राहुल गांधी के पैदल चलने से आम लोगों का क्या फायदा होगा, ये समझ के परे है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से जहां एक और विपक्षी राजनीतिक दल किनारा कर रही हैं, वहीं अब किसान संगठन भी भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काटता नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कहा गया था कि यहाँ की यात्रा किसान, युवा, बेरोजगार, समाज से शोषित, वंचित और साथ ही उन सभी लोगों की यात्रा है जो देश में प्यार बांटना चाहते हैं। लेकिन अब वो लोग भी राहुल गांधी से किनारा कर चुके हैं जो कभी राहुल के समर्थक थे। देश में किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रमुख दल भारतीय किसान यूनियन ने ही अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है, जिसकी घोषणा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की है। हालांकि राकेश टिकैत ने ये कहा कि अगर संगठन के लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा संगठन गैर राजनीतिक है। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल राकेश टिकैत को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया था। खबर थी कि टिकैत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसान यूनियन के कार्यकर्ता चाहें तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन संगठन के पदाधिकारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में राकेश टिकैत का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना एक महत्वपूर्ण घटना होती, लेकिन टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें न्योता तो मिल रहा है, लेकिन वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अब राजनीतिक दलों के बाद यूपी में राकेश टिकैत ने भी भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।